गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था, चैप्टर का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एनवायरनमेंट प्रॉब्लम पे डिस्कस किया था। तो उसकी पहली प्रॉब्लम ली थी पोल्यूशन। अब सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस सेकंड प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरह से ये एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्स रेफर टू द फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल्स। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल कैपिटल। इनको हम लोग नेचुरल कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं। और इस नेचुरल रिसोर्स में आपने इसमें देखा ही कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं, सॉइल आ जाती है। ये सारी चीजों को मिलाकर ही हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे तो फॉरेस्ट के एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, सॉइल की एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे। इसीलिए कई बार इसको नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ नेचुरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल अलॉन्ग विद फिजिकल कैपिटल। क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है किसी भी कंट्री की, तो नेचुरल कैपिटल के साथ साथ में हमें फिजिकल कैपिटल को भी यूज करना है, या दूसरी लैंग्वेज कह सकते हैं फिजिकल कैपिटल के साथ में नेचुरल कैपिटल का या नेचुरल रिसोर्स का भी फुल यूटिलाइजेशन करना है। तो जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर इज द डिप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। जैसे मशीन है, ये सारी चीजों में इनका डिप्रिसिएशन होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर एक फॉर्म हमने एस्टेब्लिश की हुई है, इंडस्ट्री एक एस्टेब्लिश की हुई है, तो जैसे जैसे उसमें मशीन का यूज करते जाएंगे मशीन डिप्रिशिएट होती चली जाती है। उसी तरह मैन मेक्स प्रोविजन टू इट्स रिप्लेसमेंट, क्योंकि वहां पर तो हमारे पास हाथ में कि मशीन खराब हो गई, हमने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। बट डिप्रिसिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल in term of deforestation or degradation of the land is often ignored or poorly addressed। क्योंकि बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है, इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसका एग्जांपल एक है कि आज हम अपने घर में क्या करते हैं, एक अगर लूम लगा रखी है तो लूम लगाएंगे तो हमें जैसे मशीन खराब होगी तो हम मशीन को क्या कर देते हैं, तुरंत रिप्लेस कर देंगे। और उसी जगह पर अगर एक फॉरेस्ट, हमें किसी एक प्लांट की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, हमने उसको काट लिया, उसको रिप्लेस करके हम दूसरा नहीं उसमें लगाते हैं। तो आप ये देखते रहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह का बहुत डिफॉरेस्टेशन लगातार होता चला जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। फिर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है, इट रेफर टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अचीव हायर रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे एग्जांपल है कि हम कंट्री की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है फॉसिल फ्यूल्स की। तो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, डीजल का, इन सारी चीजों का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, डिप्लेट होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है, क्योंकि दीज आर लिमिटेड इन नेचर। फिर एक्सेसिव ट्री फेलिंग, हम लोग सभी जान रहे हैं कि लगातार डिफॉरेस्टेशन पूरी कंट्री में होता चला जा रहा है, जबकि एफॉरेस्टेशन का जो रेट है उसके मुकाबले बहुत ही कम है। फिर मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू द सिचुएशन व्हेन रिसोर्स आर डाइवर्टेड टू रॉन्ग यूज कॉजिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम नेचुरल जो रिसोर्स उनका रॉन्ग यूज करते हैं, जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की सिचुएशन आ जाती है। जैसे यूज ऑफ वुड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल, हम लकड़ियों का यूज करते हैं और घर में खाना बनाने और इस तरह के कामों के लिए, जिससे क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे डिग्रेडेट होता चला जा रहा है। यूज ऑफ रिवर टू एब्जॉर्ब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, सारा वेस्टेज नदियों में डाल देते हैं, जिससे हमें उनको खत्म करने के लिए किसी तरह के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इससे रिवर्स का वाटर पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसका यूटिलाइज भी करते रहते हैं, जिससे वाटर वहां की एबिलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक बिग प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिलती है, और इस तरह से हम लगातार ओवर यूज करते चले जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स का।
इसी तरह डिफॉरेस्टेशन एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्ट में कटिंग ऑफ द ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ बून एज इट ऑफर अ वैरायटी ऑफ थिंग टू कंज्यूम enhancing the quality of life, but it is the bane when it cause deforestation। तो हम एक सिंपल वे में तो कहते हैं इंडस्ट्रियल, तो किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है, बून होता है, वरदान होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। लेकिन ये बेन कब हो जाता है, जब धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होता चला जाता है। तो ट्रीज आर फेल्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर द वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करती है, जितने भी वुड हैं, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको काटती हुई चली जाती है, और जिसके बाद वो पूरा के पूरा एरिया डिफॉरेस्ट हो जाता है, वहां पर फॉरेस्ट की एबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसे इंडस्ट्रियलाइज लीड टू द अर्बनाइजेशन इंड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर अर्बनाइजेशन बढ़ता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउनशिप। आप देखेंगे, अगर किसी को याद हो तो मैं जितने साल से रेटेंट में आया हूँ, उसी पीरियड में मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ एक जो का एरिया जो साइज था, जो मैं जब आता था वहां पर पॉलिटेक्निक, और उसके बाद चिन्हट एक बहुत दूर लगता था, बीबीडी उसके दूर लगता था, लगता है ये सिटी से बाहर है। अब तो ये सिटी के अंदर है और सिटी इसके बहुत दूर तक आ चुकी है। अब डिफरेंस ही नहीं बता बाराबंकी और उसके बीच में। तो ये क्या हो जा रहा है, उसके आसपास जितने प्लांट थे, जितना एग्रीकल्चर लैंड एरिया था, सब खत्म होता चला जा रहा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती चली जा रही है। 3 फैक्टर हैं कंट्रीब्यूट करते हैं डिफॉरेस्टेशन में। एक है जनरल ग्रोइंग डिमांड ऑफ द वुड एंड अदर फॉरेस्ट गुड्स फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए वुड्स की जरूरत रहती है, अदर फॉरेस्ट गुड्स के, इसके लिए इनको लगातार काटे जाते हैं। इसी तरह ग्रोइंग डिमांड ऑफ द वुड ओइंग टू एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी होती चली जा रही, हमें लकड़ियों की डिमांड एंड अदर थिंग्स डिमांड ज्यादा होती जा रही, क्योंकि डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ती चली जा रही। इसी तरह रिवर वैली प्रोजेक्ट है। रिवर वैली प्रोजेक्ट में आप देखोगे भाखड़ा नांगल डैम है। इसी तरह दूसरे हैं जो हीरा कुंड है, फिर रिहंद सागर है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो लगातार क्या करती चली जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन चल रही है। क्योंकि इनको स्टेब्लिश करने के लिए वैसे तो इनको मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बोला जाता है और इनको टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, लेकिन इनके जितने ज्यादा इनके बेनिफिट है उतने ज्यादा ये हार्म भी है, क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन के एक बड़े एरिया को डिफॉरेस्ट कर देता है, वहां के फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़े कॉजेस बनते चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और अदर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम लगातार डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते जा रहे हैं, और इसके लिए हम वहां से जो पीपुल्स हैं, जो उनके विलेज एरिया है, उनको खत्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को पूरा पूरा क्लीन कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट फॉर द ईयर 2009, एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट इन इंडिया इज मेनली 55 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 1.55 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 1.7% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है। यानी डेंस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट कम से कम 15% होना चाहिए, वो हमारी कंट्री में उसकी एबिलिटी कितनी है, ओनली 1.7%। उसी तरह एरिया ऑफ मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट है 333 स्क्वायर किलोमीटर, और ये केवल कितना है, टोटल 10%। जबकि इन दोनों को मिलाकर कम से कम एक कंट्री में 26 से लेकर के 30% एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री में टोटल कितना है, 11.7%, जो आधा भी नहीं है जो रिक्वायर्ड हमें है। इसी तरह से आप देखोगे रिकमेंडेड जो फॉरेस्ट कवर एक कंट्री में है 1,000 लाख हेक्टेयर है, जो 33% ऑफ दी टोटल लैंड एरिया है। तो ये रिकमेंडेड है 33%, लेकिन एक्चुअल में हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर एरिया का टोटल मान लिया जाए तो एनसीईआरटी की बुक इसको बोलती है 23.3% है, एक्चुअल में 19.36% के आसपास ये हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो बहुत ही कम है, लगभग जितनी रिक्वायर्ड है उससे 13-14% हमारी कंट्री में कम पाया जाता है, जिसको ग्रो करने की बहुत जरूरत है।
फिर सोशल फॉरेस्ट्री को डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, जिससे फॉरेस्ट एरिया के कवर को बढ़ाया जा सके। इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए और एक सबसे बड़ा इसका वो है कि गवर्नमेंट पे हम डिपेंड ना होकर हमें क्या करने की जरूरत है, खुद फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने की जरूरत है। और इससे क्या होगा, बहुत सारे हमारी जो डिफॉरेस्टेशन के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिस्टोरिंग और रिहेबिलिटेटिंग द फॉरेस्ट्री, इट अमाउंट ऑफ रिवर्सिंग द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर दोबारा से हम फॉरेस्ट के एरिया डेवलप करें, पीपुल्स डेवलप करें सोशल लेवल पर, तो इससे हम डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्प्रेडिंग द वेजिटेशन कवर ऑन लैंड टू फर्दर इनहेंस द एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो ऐसे वेजिटेशन कवर एरिया को लैंड में बढ़ाया जाए, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ा कर सकते हैं। ऐसे इंकरेजिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री एज वेल एज द मैच इंडस्ट्री सो दैट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट आर नॉट, तो अगर जितने भी मैच इंडस्ट्री हैं या फिर इसके बाद पेपर इंडस्ट्री, इन सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि जितना फॉरेस्ट काट रहे हैं उतना ये लगाकर खुद प्लांटेशन करें और उससे जो आए उसी से इन चीजों का डेवलपमेंट करें, तो हमारी जो अवेलेबल फॉरेस्ट्री वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ऐसे इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज मीटिंग द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द टिम्बर एज वेल एज द फायरवुड, तो इसकी भी हमें लगातार इसको क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिससे इन सारी चीजों का हम डेवलपमेंट कर सकें, जिससे टिम्बर की रिक्वायरमेंट भी हमारे ही लगाए प्लांट से हो, नेचर के द्वारा अलग से जो पहले से ही है उनके लिए ऐसा न करें। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एफॉरेस्टेशन में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करना चाहिए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी इनकम जनरेट हो, जिससे उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका ज्यादा हो सके। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमने अभी क्या देखा कि ओवर यूज हो रहा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा, ये सारे सारे कहीं ना कहीं सोशल बैकवर्डनेस कंट्री में ला रहे हैं, तमाम तरह के एनवायरमेंटल लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलते हैं। और आप इसको देख चुके, जब ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो इन्वायरमेंट अचानक कितना क्लीन हो गया था और कितनी ज्यादा हमें वो फैसिलिटी, आप देखोगे मैंगो का जो प्रोडक्शन था वो अचानक बढ़ गया था, जो पिछले साल और उसके पहले के सालों के मुकाबले कहीं कम था और लंबे समय तक ही इनका प्रोडक्शन रहा था। तो ये सारे कॉज केवल यही है कि जब हम इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होगा, फॉरेस्ट की एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम से आसानी से बच सकते हैं। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, व्हाट आर द फैक्टर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, राइट अ नोट ऑन द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री।